बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स एक सादा ज़ुबान में, और अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स आईएएस की ज़ुबान में या आईएफआरएस की ज़ुबान में, इससे मुतल्लिक़ हम बातचीत करेंगे। जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, ये दरअसल टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स हैं। I-16 इनके बारे में हमें कैसे रिकग्नाइज करना है, किस तरह इसकी मेजरमेंट करनी है, किस तरह प्रेजेंटेशन करनी है, और कौन कौन से डिस्क्लोजर्स रिक्वायर्ड हैं, इनके बारे में गाइड करता है। रिकग्निशन के रेफरेंस में याद रखिएगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की आइटम यानी कि फिक्स्ड टेंजिबल एसेट हमेशा कॉस्ट पे रिकग्नाइज किए जाते हैं। ये इनिशियल मेजरमेंट। अच्छा, एक बात आपसे मैं टिप के तौर पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। रिकग्निशन का क्या मतलब है भाई? रिकग्निशन का मतलब है आपने दुरुस्त अकाउंटिंग हेड को डेबिट और दुरुस्त अकाउंटिंग हेड को क्रेडिट किया। तो रिकग्निशन मीन्स डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ द करेक्ट अकाउंटिंग हेड रिलेटिंग टू द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो आप रिकग्नाइज करने जा रहे हैं। तो I-16 ये कहता है कि इनिशियल रिकग्निशन आपकी कॉस्ट पे होगी, ये मेजरमेंट है। लेकिन रिकग्निशन का क्राइटेरिया क्या होगा? रिकग्निशन का क्राइटेरिया मीन्स रिकग्निशन के क्राइटेरिया दो हैं। एक कि उसकी कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, जिस कॉस्ट पे आपने उसको मेजर करना है इनिशियली, और दूसरा प्रोबेबिलिटी है इस बात की, मीन्स गालिब इम्कान है इस बात का कि जिसको हम अपना एसेट बनाने जा रहे हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की आइटम के तौर पर, वो फ्यूचर में भी हमें इकोनॉमिक बेनिफिट देता रहेगा, और फ्यूचर 1 साल से ज़्यादा का होगा। रिपोर्टिंग डेट के बाद, जो हमारी रिपोर्टिंग डेट है, जिस दिन हम इसको एसेट के तौर पे रिपोर्ट करने जा रहे हैं, उससे ऑनवर्ड्स 1 साल से ज़्यादा अरसा तक ये हमें बेनिफिट देता रहेगा। ये इसके बारे में गालिब इम्कान होना चाहिए, तब हम उसको एसेट के तौर पे रिकग्नाइज कर लेते हैं। अब कॉस्ट पे जब आपने इसको मेजर करना है, तो कॉस्ट में कौन कौन सी आइटम्स शामिल होंगी, उसकी बड़ी सादा सी बात जहन में रखिएगा। तमाम वो अखराजात जो इस एसेट को अगर ना खरीदा जाता तो ना इनकर होता है। फॉर एग्जांपल, आप एसी खरीदते हैं, अब उस एयर कंडीशनर को इंस्टॉल करने का एक्सपेंडिचर तभी आप इनकर करेंगे अगर एसी खरीदेंगे। बगैर एसी को खरीदे आप उसको इंस्टॉल तो नहीं करेंगे ना। इसी तर्ज पे आपने एसी खरीदा और उसके कैरेज फ्रेट आप तभी अदा करेंगे अगर आपने एसी खरीदा होगा। आप खाली लोडर को तो नहीं कहेंगे जी मुझसे आप फ्रेट ले लें और जनाब ये मेरे पास एक मतलब चक्कर लगा लें, ठीक है। तो आप एसी उसमें लोड करेंगे तभी आप उस एसी के लिए उसके फ्रेट चार्जेस पे करेंगे। तो बड़ी सादा सी बात है, जो भी इंसिडेंटल कॉस्ट होगी उस एसेट को परचेज करने पर उसको उस एसेट की इनिशियल कॉस्ट का हिस्सा बना लेंगे आप। अब एक ऐसी कॉस्ट है जो कि आप इसमें शामिल करते हैं लेकिन अभी इनकर नहीं की होती, जबकि आपने वो इनकर करनी है उस वक्त जब इस एसेट की लाइफ ख़त्म होगी। उसको कहते हैं डिसमेंटलिंग कॉस्ट या डीकमीशनिंग कॉस्ट, या कानून के तौर पर यह कहा जाता है, यानी कि लॉ या रेगुलेटर आपको ये कहता है कि जी आपने जब एसेट को डिसमेंटल करना है तो जो साइट होगी वो ख़राब हो जाएगी, लिहाजा उसको आपने रेस्टोर करना है। तो वो कॉस्ट तो अभी इनकर नहीं हो रही जिस दिन हम एसेट को इंस्टॉल कर रहे हैं।
उस कॉस्ट के बारे में हम एस्टिमेट लगा लेते हैं कि 10 साल बाद ये कॉस्ट जितनी इनकर होगी वो 10 साल बाद की कैश फ्लो को आज हम डिस्काउंट करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और उस प्रेजेंट वैल्यू की अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, इस मुतल्लका एसेट में डेबिट और उसके अगेंस्ट क्रेडिट करेंगे प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग और प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग और साइट रेस्टोरेशन, व्हाटएवर आप जो मर्जी नाम उसका रख लें, लेकिन कॉन्सेप्ट यही जहन में रहेगा कि आप एक प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म, जिसको कि आपने अभी अपनी नॉन करंट लायबिलिटी बना लिया एसेट को डेबिट करके, इस नॉन करंट एसेट में शामिल करके। अब एसेट आपके पास एक मुकम्मल कॉस्ट आपके पास आ गई। हाँ, इसमें कुछ रिबेट्स या डिस्काउंट्स जो हैं वो माइनस होंगे, ज़रूर उसको आप माइनस करेंगे, वो भी इसी एसेट को ख़रीदने की वजह से रिबेट्स हैं, लिहाजा उसको आप इसकी कॉस्ट में से माइनस कर दीजिए। अब ये एसेट आपका जिस अमाउंट पर आपके पास है, ये आपकी इनिशियल मेजरमेंट है रिलेटिंग टू द कॉस्ट ऑफ the asset. Thank you. For further details about the topic, please contact our admission office.